तो रिएक्ट में आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, और वो है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, तो क्या होती है कंडीशनल रेंडरिंग? और कंडीशनल रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट का, क्योंकि आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसको रेंडर करने के लिए जो जो कंपोनेंट हम लोग रेंडर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेंडर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन रेंडरिंग, है ना। कंडीशन रेंडरिंग का क्या मतलब होता है? तो जब आप देखो, रिएक्ट जो है वो क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है यानी कि यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर सब कुछ होना है। ये हम बोल सकते हैं ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है यानी कि एक ही पेज के ऊपर सब कुछ होना। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन है आपकी, और वो एप्लीकेशन यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो वो है यहाँ पर लॉगिन और लॉग आउट की एप्लीकेशन है, मान लो। ठीक है, तो यूजर लॉगिन कर गया तो उसको क्या बटन दिखनी चाहिए? यूजर लॉगिन कर गया तो उसको यहाँ पर लॉग आउट की बटन दिखनी चाहिए। ठीक है, और अगर यूजर लॉग आउट है तो उसको लॉग इन की बटन दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये मानते हो कि बटन एक ही है, लेकिन एक बार लॉग इन आना चाहिए और एक बार लॉग आउट आना चाहिए, दो में से एक ही बटन दिखेगी, और वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अगर यूजर लॉग इन है तो लॉग आउट दिखे और लॉग आउट है तो लॉग इन दिखे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हमको ये बोलते हैं कि हम अभी यहाँ पर हम जो बटन को रेंडर करेंगे वो कैसे रेंडर करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रेंडर करेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको बोला जाता है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, अब आता है कि कंडीशनल रेंडरिंग को करने के रिएक्ट में कितने तरीके होते हैं, है ना। कंडीशनल रेंडरिंग को करने के रिएक्ट में कितने तरीके होते हैं? तो चार तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है रिएक्ट के अंदर। पहला जो तरीका होता है करने का वो होता है यहाँ पर, जो फर्स्ट तरीका है उसमें हम लोग यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, है ना। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम लोग जो एंड और का यूज करते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं एंड और उसका हम लोग यूज करते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है उसमें हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया स्विच केस। और स्विच केस के बाद में जो चौथा तरीका है उसमें हम लोग इफ और एल्स यूज करते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिनसे कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है। और कंडीशनल रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जब आप कंपोनेंट बनाएंगे तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको डायनामिकली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को रेंडर करना है या पेज पर रेंडर नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज होती है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, अब कंडीशनल रेंडरिंग जैसे अगर मान लो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से की जाती है रिएक्ट के अंदर। तो यहां पर मैंने लिखा कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स यहां पर ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सिंटेक्स क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर डेट इज ट्रू आए, और नहीं तो डेट इज फॉल्स आए। ये है, अगर कंडीशन ट्रू होगी, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। यही कहता है हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर का लॉजिक, यही कहता है टर्नरी ऑपरेटर का लॉजिक। तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं जिससे हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो किस तरीके से चलती है कोड की तरफ। और वीएस कोड में हम लोग बनाते हैं एक एग्जांपल, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से बिहेवियर करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर हम लोग एक एग्जाम वीएस कोड के अंदर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और उस फोल्डर में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग का ये फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पर, और कंडीशनल रेंडरिंग लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग क्या प्रॉब्लम है, कंडीशनल, तो मैंने इसको कंडीशनल
रेंडरिंग, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग वाला फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब कंडीशनल रेंडरिंग का एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं example1.html, सिंपल। ये मैंने example1.html लिख दिया। और हम लोग चलते हैं यहां से एक फाइल जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमको जो रिक्वायर्ड जेएस फाइल है वो मिल जाए। तो मैंने रिक्वायर्ड जेएस फाइल यहाँ पे ले ली, और जो स्क्रिप्ट टैग है इसको मैंने यहाँ से इस कोड को हटा दिया, क्योंकि ये कोड मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो यहां से मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड था उसको मैंने यहां से हटा दिया, और यहां पर मैं लिखूंगा कंडीशनल रेंडरिंग से रिलेटेड कोड। तो हमको कोड यहां पर ये लिखना है कि एक अरे है, ठीक है, और या हमको एक रेंडम नंबर जनरेट करना है। सिंपल सा कोड ये है कि हमको एक रेंडम नंबर जनरेट करना है, और वो जो नंबर होगा, मान लीजिए जो नंबर हमने जनरेट किया वो नंबर है यहाँ पर 25, ठीक है। हमको एक रेंज के अकॉर्डिंग एक नंबर जनरेट करना है, और वो नंबर अगर इवन है तो मैसेज आए नंबर इज इवन, और अगर वो नंबर ओड है तो मैसेज आए नंबर इज ओड। ये करना है टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से, कि एक नंबर जनरेट करवाना है, और अगर वो नंबर इवन है तो मैसेज आए इवन, और नंबर ओड है तो मैसेज आए ओड। ये काम हमको करना है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है ही जो एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को माई एपीपी नाम दे देता हूं, तो यहाँ पर माई एपीपी नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं फंक्शन। और फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने नाम दे दिया गेट नंबर, सिंपल। फंक्शन गेट नंबर, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर लेट, और लेट नंबर इज इक्वल टू, लेट नंबर इज इक्वल टू, अब मुझे यहां पर एक नंबर जनरेट करना है। तो नंबर जनरेट करने के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, तो नंबर जनरेट करने के लिए जो कोड है वो कुछ इस तरीके का कोड होगा। मेरे को यहां लिखना पड़ेगा डॉट मैथ डॉट फ्लोर लिख देता हूं मैं, मैथ डॉट फ्लोर यानी कि इंटीजर का। उसके बाद में मुझे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट रेंडम, तो ये मैथ डॉट रेंडम हो गया। और मैथ डॉट रेंडम के अंदर इनटू, यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं 10, ठीक है, क्योंकि मुझे 10 तक ही नंबर जनरेट करवाना है। तो इससे क्या होगा कि 10 तक की रेंज का कोई नंबर हमको मिल जाएगा। सपोज यहां पर, या मैं यहाँ 20 कर देता हूं, चलो। तो 20 तक की रेंज का कोई नंबर मेरे को यहां पर मिल जाएगा, रेंडम नंबर जिसको मैं नम बोल रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर रिटर्न करूंगा नम को, तो नम जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक गेट नंबर से मेरे को एक रेंडम नंबर मिल जाएगा। अब ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, वो डिफाइन होगा कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं कोड के अंदर, यहां पर मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल ले लेता हूं। तो मैंने ले लिया लेट नम, या लेट एन ले लेता हूं, लेट एन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं गेट नंबर फंक्शन को कॉल कर लूंगा, तो मेरे को वो नंबर यहां पर मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और है सोचने वाली, वो ये है कि मैंने जो गेट नंबर दिया है वो केमल केस में दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, यहाँ पर रिएक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको केमल केस में दे दिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एम को कैपिटल रखा है, क्योंकि ये जो रूल है वो रिएक्ट का रूल है। तो जो फंक्शन हम रिएक्ट के लिए यूज कर रहे हैं उसको हमने रिएक्ट के हिसाब से नाम दिया, और जो फंक्शन हम लोग जावास्क्रिप्ट के यूज कर रहे हैं उसको हमने जावास्क्रिप्ट के नाम से नाम दिया। अभी यहां मैंने लेट एन इज इक्वल टू गेट नंबर लिया, तो ये नंबर की वैल्यू जो है वो यहां पर आ गई है मेरी, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ रिटर्न, और रिटर्न कीवर्ड के अंदर मेरे को जो कोड करना है वो कोड कुछ ऐसे करना है जिसमें मेरे को कंडीशनल रेंडरिंग यूज होगी। तो सबसे पहले तो मैं डिव ले लेता हूं, क्योंकि डिव के अंदर मेरे को ये पूरा कोड जो है वो डिव के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, और डिव के अंदर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूं। तो मैंने लगा दिया पैराग्राफ टैग, या पी टैग लगा दिया। और पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिख दिया इज नंबर इज, और यहां पर मैंने लिख दिया एन, ठीक है। तो ये नंबर मेरे को मिल गया, जो भी नंबर होगा वो, ठीक है। अब मेरे को नंबर इज
इट इज ओल्ड, मतलब इट इज इवन और ऑड, ये तो नंबर की वैल्यू मिली। अब इट इज इवन और ऑड ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने लिया है स्मॉल टैग, और स्मॉल टैग के अंदर मैंने लिया यहां पर एन इट इज एन, और यहां पर मैं लगाऊंगा वो कंडीशन क्या होगी, एन मोड टू इजिकल टू जीरो। ठीक है, एन मोड टू इजिकल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आएगा यहां पर, तो आएगा इवन। तो नंबर क्या है, इवन है, तो यहां पर आएगा इट इज एन इवन। और अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो नंबर क्या होगा, तो ओड होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओड नंबर, और ओड नंबर को यहां पर मैं बंद कर देता हूं एक्सप्रेशन, तो मैंने एक्सप्रेशन बंद किया, और यहां पर एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, और यहां पर मैं लिख दूंगा नंबर सिंपल, और यहां पर मेरे को स्मॉल टेक बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार हम लोग इस लॉजिक को देख लेते हैं। तो लॉजिक कुछ ये कहता है यहाँ पर कि हम लोगों ने यहाँ पर एक नंबर लिया जो कि एन में है, और गेट नंबर ने क्या किया, एक रेंडम नंबर जनरेट किया, 20 तक का नंबर जो है वो जनरेट किया और नंबर को रिटर्न किया। यहाँ पर लेट एन इज इक्वल टू गेट नंबर, तो मान लीजिए यहाँ पर जनरेट हुआ 15। ठीक है, तो 15 जो है वो रिटर्न होके किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 15। और फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि नंबर इज 15, और फिर आएगा इट इज एन। अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि ये इवन है कि ऑड है, तो हम लोगों ने यूज किया टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, टर्नरी ऑपरेटर कहता है कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, एन मोड टू इजिकल टू जीरो, तो इवन आ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, और नहीं तो यहाँ पर ओड नंबर। नंबर तो दोनों जगह मुझे लगाना ही है, तो नंबर को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब हम लोग ये तो हम लोगों ने लॉजिक बनाया, लॉजिक बनाने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेंडर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या, डॉक्यूमेंट डॉट रेंडर, यहाँ पर हमको माई एपीपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने माई एपीपी कर दिया, और माई एपीपी के बाद में यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रूट, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर रूट को यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हो नंबर 1 है, तो नंबर 1 के लिए इट इज ओड नंबर आया। नंबर 13 तो इट इज ओड नंबर आया। नंबर 9 तो इट इज ओड नंबर आया। नंबर 17 तो इट इज ओड नंबर आया। नंबर 8 तो इट इज इवन नंबर आया। तो इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग वर्क करती है। अभी कंडीशनल रेंडरिंग पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये तो एक एग्जांपल था कंडीशनल रेंडरिंग का। और हम लोगों ने यहाँ पर जो कंडीशनल रेंडरिंग देखी वो हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर देखा। अभी टर्नरी ऑपरेटर के बाद में हमारे पास में कंडीशनल रेंडरिंग को करने के और भी तरीके होते हैं। तो और भी तरीके में जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है हमारा, कंडीशनल रेंडरिंग को करने का, वो रहेगा हमारा लॉजिकल, जिसमें हम एंड और का यूज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्विच केस, और फिर हम लोग देखेंगे इफ और एल्स। तो इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग वर्क करती है।